Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is banking. ठीक है बच्चे, आज हम बैंकिंग शुरू करने लगे हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर में एक बार आपको पता होना चाहिए बैंकिंग का चैप्टर करने के बाद में हम लोग क्या इसमें सीखेंगे. इस चैप्टर को लर्न करने के बाद में हम क्या सीखेंगे, वो पूरा पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ आएगा वो देखो. इसमें सबसे पहले हमने मनी क्रिएशन कैसे करते हैं. ये आपके कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं. हाउ डू दे क्रिएट मनी, कैसे करते हैं वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. कैश रिजर्व रेशियो और क्रेडिट मल्टीप्लायर. देन योर द सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर है तो बैंक्स के बारे में ही ज़्यादा है. इसमें हमने सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ना है. सेंट्रल बैंक के बारे में पता चलेगा आपको. फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, फिर आपका डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक. देन कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल करती है वो सब डिस्कस करेंगे. उसे जो सेंट्रल बैंक्स के पास जो दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के. एक है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. तो पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे जब हम, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं. ठीक है. सबसे पहले बारी आती है मनी क्रिएशन की. अब मनी क्रिएशन क्या है, जो आप हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं. पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सेंट्रल बैंक होता है एक और कमर्शियल बैंक्स होते हैं. इन इंडिया सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. उसको हम रिजर्व बैंक को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं. ठीक है. और जो मनी क्रिएशन का होता है, जो मनी कौन क्रिएट करता है, वो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं. नाउ वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने प्रोसेस पूरा डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब देखो, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एक जो है इकोनॉमी में पैसा देने का, आपने पहले मनी चैप्टर में डिस्कस किया है. तो 3 मेन सोर्सेज ऑफ सप्लायर्स ऑफ मनी वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे मनी क्रिएशन का बहुत मतलब मनी सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. बट आपने जब मनी का चैप्टर डिस्कस किया तब हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस की है कि जो करेंसी इशू करती है वो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. बट कमर्शियल बैंक्स वो मनी करेंसी इशू नहीं करते हैं. जब वो करेंसी इशू नहीं करते हैं देन हाउ दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, वो कैसे हैं? ये चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने ये आप चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं मनी. सो हाउ डू दे क्रिएट, ये जो क्रिएट करते हैं पैसा, ये बेसिकली आपका मनी क्रिएशन का एक प्रोसेस है. वो प्रोसेस को अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ. ठीक है. अब ये देखो, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं. कमर्शियल बैंक्स लोगों से पैसा लेता है और वो लोग अपने पैसे जो सेविंग्स हैं वो अपनी डिपॉजिट कराते हैं. अब आप देखो, आपके पेरेंट्स अपनी मनी जो है वो बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं कि वो सेफ़ है हमारे, राइट. घर में दीज आर नॉट, मनी इज़ नॉट सेफ़ एट होम. बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप मनी घर में रखते हो, डैट इज़ नॉट सेफ़. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बैंक्स में मनी को डिपॉजिट करते हैं. वो जो हम पैसे, लोग जनरल पब्लिक जो पैसा मनी बैंक में डिपॉजिट कर रही है उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट्स का नाम देते हैं. ओके. अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स ने क्या करते हैं, वो उनका एक प्रोसेस होता है, उन्होंने एक कैश रिजर्व्स रखने होते हैं अपने अंदर. जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक जो ऑफ द कंट्री आपके एक फिक्स्ड रेशियो रख देती है कि आपको इतने अपने कैश रिजर्व्स का इतना % आप लोगों को पैसा दे सकते हो, एडवांस कर सकते हो, लोन दे सकते हो. ठीक है. सो कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी टू पीपल विच इज़ मैनी मोर टाइम्स देन देयर कैश रिजर्व्स. और पर ये जो कुछ % जो कैश रिजर्व्स का वो बहुत ज़्यादा टाइम्स मनी देती है. अब वो जो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स देते हैं बहुत ज़्यादा टाइम्स में,
जो मनी एडवांस करते हैं लोगों को, वो कैश में नहीं होता है। ऐसे तो नहीं कि कैश आपको देता है बैंक, नो, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द बोरर्स अकाउंट। जिसको लोन चाहिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसा, कैश पेमेंट नहीं होती, ये ट्रांजैक्शंस में ही एंट्रीज के थ्रू आपकी हो जाती है। सो ये क्रेडिट एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। देखा जाए जो बैंक से लोन ले रहे हो आप, वो आपको एक ना एक दिन आपने उसको रीपे भी तो करना है। तो वो इतना, जब आपका लैक्स में या करोड़ में आप लोन लेते हो, तो वो आपका सारा का सारा कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती, वो क्रेडिट एंट्री होती है। बैंक्स जो है आपके अकाउंट्स में क्रेडिट एंट्री कर देते हैं। तो वो बोरर्स, जिन लोगों ने वो पैसा लिया है, जिनको वो मिला है लोन, वो लोग क्या करते हैं, उसके वो जो उनको लोन या क्रेडिट जो उनके अकाउंट में डला है, उसके उनके चेक्स इश्यू करते हैं पेमेंट्स के लिए। आप देखो, जो आपके कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिजनेसमैन है, या आपके पेरेंट्स की अगर कोई बिजनेस है, या उन्होंने ह्यूज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट किसी को देना होता है, तो वो कैश पेमेंट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो चेक पेमेंट करते हैं। तो ये चेक पेमेंट जब हम आप मतलब किसी आप दूसरी पार्टी को चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो देखा जाए तो वो मनी ही सर्कुलेट हो रही है ना इकोनॉमी में। मनी जो है आपकी कैश की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं हो रही, बट वो चेक्स की फॉर्म में सर्कुलेट हो रही है, बट है तो इकोनॉमी में, पैसा तो घूम रहा है ना। सो दिस इज हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। ये इनका प्रोसेस है जिससे वो मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम आगे अभी पढ़ते हैं। आपके चेक्स इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगे हैं। ठीक है, एक मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगी है। ये कमर्शियल बैंक का ये प्रोसेस है। इसके बाद में क्या, जो भी आपके अब देखोगे, अब आप बोलोगे देखा जाए हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितने हुए। एक प्राइमरी डिपॉजिट्स जो आपके नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल लोग जो बैंक्स में जाके पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, एक तो वो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट, और दूसरा हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सा हो गया, जो हमने लोन या एडवांस बैंक वालों ने लोगों को दिया है, वो उनकी क्रेडिट एंट्री की है, वो होगी। उन दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। अब ये जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स है, ये बैंक्स के साथ ये बहुत ज़्यादा, बहुत मैनी मोर टाइम्स होता है। ये जो कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व से देखा जाए, ये कोई आपकी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हो रही हैं। तो ये दीज आर मच मोर टाइम्स। ठीक है, कैश रिजर्व से बहुत ज़्यादा टाइम्स होता है। सो ये जितने भी हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में कितने क्या आ जाएंगे, प्राइमरी डिपॉजिट्स भी, हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी। जितने भी लोगों के पास हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वो सारे के सारे एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई का रूप है। लोगों के पास पैसा तो है ना, बेशक वो क्रेडिट एंट्री में है, बट इकोनॉमी में तो सर्कुलेट हुआ है ना। ये जो पैसा सर्कुलेट हुआ है इकोनॉमी में, इसको हम कहते हैं, इस पैसे को हम बोलते हैं बैंक मनी। ठीक है बेटा। सो ये है आपका प्रोसेस क्रेडिट। ये जो आपने अभी डिस्कस किया हमने, ये सारा हमने प्रोसेस किया है मनी क्रिएशन का। दिस इज हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, राइट। और अभी मैंने आपके साथ बात की थी कैश रिजर्व की, तो अभी हम कैश रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिलेटेड है, तो मैं आपको इसके साथ अभी करवा रही हूँ कि कैश रिजर्व क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को हम CRR भी बोलते हैं। ये आपको MCQ में क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताना भूल गई, बैंक मनी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक मनी क्या होती है, राइट। सो अब कैश रिजर्व रेशियो या CRR व्हाट इट इज़, वो बेसिकली एक मिनिमम फ्रैक्शन, जो आपकी टोटल डिपॉजिट्स जो कस्टमर्स आपके पास डिपॉजिट करा रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में, उन सब का कुछ परसेंट जो है, मतलब उनको कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व्स की तरह अपने पास रखना पड़ता है। वो जो रिज़र्व है वो आपका बेशक का वो कैश में हो जाए, या वो आपका डिपॉजिट्स के साथ हो जाए, किसके साथ, सेंट्रल बैंक और द RBI के साथ। ठीक है, तो वो जो कुछ परसेंटेज होती है जो आपको टोटल डिपॉजिट्स की कमर्शियल बैंक्स को रखनी पड़ती है, दैट इज CRR और कैश रिजर्व रेशियो, राइट।
अब ये CRR फिक्स कौन करता है? ये बेसिकली ये आपको सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या इन इंडिया यू कैन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका डिसाइड करता है CRR कितनी परसेंट होती है। ये CRR का एक और नाम भी है, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है, दैट इज LRR। ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे LSR लिख दिया है, ये LRR होना है, तो प्लीज़ आप इसको, मेरी मिस्टेक को आप ध्यान रखना, ठीक है, दैट इज LRR नॉट LSR। कि अब हमने बात की थी क्रेडिट रिजर्व रेशियो की, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ परसेंट रिजर्व्स का, टोटल डिपॉजिट्स का जो आपको कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के साथ रखना पड़ता है, दैट इज़ योर CRR। और CRR हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हमारी आपकी डिसाइड करती है। इट इज़ ऑलवेज इन परसेंटेज, राइट। अब दूसरी बात आती है क्रेडिट मल्टीप्लायर की। अब एक बार जब आपको CRR पता है, कैश रिजर्व रेशियो, once you know the cash reserve ratio you can easily calculate the credit multiplier। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर होता क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर कुछ और नहीं है, इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ द कैश रिजर्व्स विद द कमर्शियल सेंट्रल बैंक्स। जो आपके कमर्शियल बैंक्स है वो कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, दैट इज डिसाइडेड बाय द क्रेडिट मल्टीप्लायर, दैट इज कैलकुलेटेड बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर। आपको CRR एक बार पता है कमर्शियल बैंक्स को, तो वो इजीली अपना डिसाइड, उनको वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वो जो पैसा है वो अपने कितने टाइम्स वो पैसा बना सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। क्रेडिट मल्टीप्लाई को हम डिनोट स्मॉल के से भी करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/CRR। CRR इज व्हाट इट इज? इट इज योर क्रेडिट रिजर्व रेशियो, CRR, ठीक है, जो आपकी परसेंटेज में आती है। आप देखो एग्जांपल दी गई है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो CRR आपकी 5% है। अगर आपकी CRR 5% है तो आपकी के और क्रेडिट मल्टीप्लाई कितना होगा? 1/CRR, दैट इज 1/5%। 1/5% को अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 20, आंसर आ जाएगा आपका 20। जो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर है ये टाइम्स में बताता है। इसका मतलब क्या है जो हमने सॉल्व किया है? अगर आपकी CRR 5% है तो आप कमर्शियल बैंक्स कैन क्रेडिट मनी 20 टाइम्स ऑफ द कैश रिजर्व्स। वो उतना 20% जो उनका कैश रिजर्व्स क्या वो 20 टाइम्स उसका वो अपना मनी क्रेडिट कर सकते हैं। मीन्स लोन्स एंड एडवांसेस आप वो लोगों को दे सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई किया मैंने, प्रॉपर आपको आगे सॉल्व करके दिखाया है कि अगर कैश रिजर्व हमारे 15,000 रुपीज़ है इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ़ इट इज़ कैप्ड एज 15,000 रुपीज़, तो कमर्शियल बैंक्स कितना मनी क्रेडिट कर सकते हैं? मनी कितना क्रेडिट करेगा वो लोगों को, कितने लोगों को एडवांस दे सकता है? वो 15,000 रिजर्व से, ठीक है। ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल है, वो तो कितने लाख करोड़ में होता है जो आपकी CRR का फंड जो उनको रखना पड़ता है, राइट। सो अगर 15,000 रुपीज़ है तो मनी क्रिएशन में आपका फॉर्मूला लगाओगे 15,000 इंटू 1/5%, अमाउंट विल बी 3 लाख रुपीज़। मीन्स अगर आपकी कैश रिजर्व जो है वो 15,000 रुपीज़ है तो आपका CRR मीन्स क्रेडिट कितना क्रिएट कर सकते हो, लोगों को एडवांस कितना दे सकते हो, दैट इज योर 3 लाख रुपीज़, ठीक है, 20 टाइम्स। सो दिस इज अ प्रोसेस हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। मनी कैसे वो क्रिएट करते हैं? सो इट इज़ मच मोर टाइम्स देन द नंबर डाटा टाइम्स ऑफ रिजर्व। जितना रिजर्व हमने रखना है, CRR हमने रखना है, उसके बहुत ज़्यादा टाइम्स आपका मनी क्रिएट होता है। वो कितने टाइम्स मनी क्रिएट होता है, कैसे मनी क्रिएट होता है, वो ये आपका प्रोसेस है। सो ये मैंने बहुत कोशिश की है आपको कि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, ईजी मेथड में समझाऊँ। नाउ after discussing your commercial banks, now we will discuss central banks। central banks जो है हमारे क्या होते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल को बेसिकली कहते हैं, एक आपका सारे बैंक्स का प्रिंसिपल कंट्रोल जिसके पास होता है वो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास होता है। ठीक है, सो अब डिस्कस करते हैं ये हमारा सेंट्रल बैंक के बारे में। इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज़ द ओनली बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री जो आपका होता है वो एक कंट्री का सबसे बड़ा बैंक होता है, जिसको आप बोलते हो सब एक हेड है। जैसे जो सुप्रीम पावर बैंकिंग में वो रिज़र्व बैंक की होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। वो एक ऐसा बैंक है जिसके अंडर सारे बैंक्स जो हैं, पब्लिक या प्राइवेट बैंक, सारे बैंक्स उसके अंडर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इट इज़ द ओनली बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है या हम इंडिया में रिजर्व बैंक बोलते हैं, वो जो एक बैंक है उसके पास इट हैज़ अ मोनोपोली ओवर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। अब आप देखो, जो आपकी करेंसी इशू करनी है वो आप प्राइवेट हैंड्स में नहीं है, वो आपकी गवर्नमेंट हैंड्स में है, वो रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के हाथ में है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के हाथ में, तो वो देख के इकोनॉमी में कि पैसे की ज़रूरत है और नोट्स इशू करने की ज़रूरत है और करेंसी को फ्लोट करने की ज़रूरत है, नई करेंसी प्रिंट करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है वो आपका करेंसी इशू करता है। इसीलिए एक जो सिर्फ, क्योंकि ये पावर जो है सिर्फ एक अथॉरिटी के हाथ में है, डेट इज़ योर सेंट्रल बैंक, इसलिए सेंट्रल बैंक को पूरी एक कहते हैं कि मोनोपोली है उसकी करेंसी इशू के ऊपर। कोई और नहीं इशू कर सकता, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही आपका करेंसी इशू करता है। राइट, ये हम करेंसी में नोट्स की बात कर रहे हैं, हम कॉइन्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कॉइन्स जो हैं आपके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में। और जो आपके नोट्स हैं, 1 रुपये नोट के अलावा जितने भी आपकी करेंसी वो सारी की सारी आपकी सेंट्रल बैंक इशू करती है। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक है ये आपकी जो इकोनॉमी में किसी भी इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए वो सारी के सारी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री देखती है। सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री ने इकोनॉमी ने देखना है कि एक कंट्री में कितना पैसा फ्लक्चुएट होएगा, कितना पैसा जो है एक इकोनॉमी के बीच में फ्लोट होगा, सो डैट ना तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो ना इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो, इकोनॉमी जो आपकी स्टेबली स्मूथली चलती रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री करता है। राइट, अब हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पता किया कि सेंट्रल बैंक होता क्या है उस पर, तो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में आ जाती है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। तो वो देख, पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल बैंक्स के पास उनके पास एक मोनोपोली पावर है कि वो करेंसी को इशू करते हैं। सो जितनी भी आपकी करेंसी इकोनॉमी में फ्लोट करेगी वो सारी की सारी कौन इशू करेगा? डैट विल बी इशूड बाय योर सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसीलिए ये जो है जो नोट्स जो इशू करने हैं सेंट्रल बैंक में, ये एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर है जो आपका सिर्फ सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकता है, कोई और इशू नहीं कर सकता। ठीक है, सेकेंड कम्स सेंट्रल बैंक्स आर द बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो एक ऐसा बैंक है जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक ही उस गवर्नमेंट की हेल्प करता है।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे हेल्प करता है, वो बेसिकली एक तो बैंकर है गवर्नमेंट का, एक वो एजेंट है गवर्नमेंट का, और एक वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है गवर्नमेंट का। अब आप बोलोगे वो बैंकर कैसे है, अब हम बात देखते हैं कि वो बैंकर कैसे गवर्नमेंट को एज अ बैंकर कैसे असिस्ट करता है, कैसे हेल्प करता है। एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वो क्या करता है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो सारे मैनेज कौन करता है, वो सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, अब वो एजेंट कैसे है गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक एजेंट इस तरह से वो कौन सा रोल प्ले करता है, वो देखो आपने मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ, सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की बाय एंड सेल होती है, जो वो बाय एंड सेल होती है, खरीदी जाती है और बेची जाती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो कौन करता है, वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वो ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स के एडवाइज़र कैसा है वो गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल बैंक कैसे एडवाइज़र है गवर्नमेंट का, ये देखो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ उन्होंने गवर्नमेंट जो है आपकी रेगुलेट करती है इकोनॉमी में, कि कितनी मतलब जो मनी मार्केट के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ आपकी बनेंगी वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वो आपकी जो है एडवाइस करता है, उसके एडवाइस पे ही गवर्नमेंट जो है आपकी पॉलिसीज़ फ्रेम करती है। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट कम्स थर्ड योर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ योर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। आप देखो अभी तो हमने किया कि वो जो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर है, अब हमने करना है कि वो कैसे वो डिस्कस किया, अब हमने डिस्कस करना है कि ऐसे वो बैंकों का बैंकर है। हाउ द सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंकर्स बैंक एंड इट इज़ अ सुपरवाइजरी रोल, इट प्लेज एन इट सुपरवाइजरी रोल। अब ये देखो जो बैंकर बैंक है वो कैसे बैंकर्स बैंक है, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी हैं, अगर उनको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो सारे के सारी उनकी नीड्स जो है वो कौन सॉल्व करता है, वो आपका सेंट्रल बैंक सॉल्व करता है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स है वो कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, तो जब सेंट्रल बैंक्स को जब कमर्शियल बैंक्स को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, अपने उन्होंने कैश डिपॉजिट कराना है, तो वो कहाँ अपने सेफ में डिपॉजिट कराएंगे, वो अपने सेंट्रल बैंक में करेंगे। अब जो है आपका जो सेंट्रल बैंक है एक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है बैंक्स को। अब वो कैसे प्रोवाइड करता है ये हम आगे इसका जो फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको समझाती हूँ। पर ये बैंकर्स बैंक में उसमें वो एक क्लियरिंग हाउस का रोल भी प्ले कर रहा है। ठीक है, अब है एक सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल कैसे प्ले करता है, जो सेंट्रल बैंक है आपका एक कंट्री का, उसका क्या काम है, उसने जो है कुछ उसने आपके रूल्स लेआउट किए हुए हैं कमर्शियल बैंक्स को, जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब सेंट्रल बैंक ने देखना है कि जो जितने आपके कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके CRR जो हम डिस्कस कर चुके हैं, CRR मेंटेन कर रहा है, ऐसे ही SLR भी होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो मेंटेन कर रहा है, जो या और जो आपके जितने भी आपके फ्रेमवर्क्स हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो फॉलो कर रहे हैं बैंक्स या नहीं, और जैसे जैसे इसमें चेंजेस आ रही हैं क्या कमर्शियल बैंक्स अपने आप को चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली या नहीं, वो सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक करता है। सो ऐसे सेंट्रल बैंक सुपरवाइजरी रोल अपना प्ले करता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट कम्स लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में क्या आता है कि जब देखो आपके कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है, तो वो क्या करता है, वो लास्टली वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है और सेंट्रल बैंक उनको उनकी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये जो है जब वो लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, वो इमरजेंसी में करता है क्योंकि उसको बेचारे को कहीं और से बैंक्स को नहीं मिला, तो वो रिज़र्व बैंक के पास या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास आ रहा है। तो जब वो सेंट्रल बैंक उनको लोन्स
प्रोवाइड करता है। तो वो क्यों प्रोवाइड करता है? वो बेसिकली इसलिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल बैंक्स, ताकि इकोनॉमी जो है वो स्मूथली चलती रहे, स्टेबल चलती रहे, वो कहीं रुके ना। ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज है वो सारी की सारी का जो एक कस्टडी जो है वो किसके पास है? वो सेंट्रल बैंक के पास होती है। सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज कितनी है, सेल परचेज जो भी करना है वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक ने करना है। अब बारी आती है हमारे क्लियरिंग हाउस फंक्शन की। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको ये डिटेल में डिस्कस करती हूँ। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है आपका सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है। अब वो कैसे रोल प्ले करता है? अब देखो, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सब सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक के साथ होता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स उनको एडवांस देता है, लोन्स देता है, या उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अगर उनका अकाउंट होगा तभी करेंगे ना, ऐसे सेंट्रल बैंक कैसे करेगा? तो जितने आपके कमर्शियल बैंक्स हैं सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट सेंट्रल बैंक में है। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दो बैंक्स है, कोई भी टू बैंक्स ले लो, एक्स एंड वाई ले लो। एक्स एंड वाई टू बैंक्स है। मान लो एक्स ने एक चेक ड्रॉ किया वाई बैंक के ऊपर फॉर ₹50,000। ठीक है। मीन्स एक्स ने वाई को देना है 50,000 रुपया। ऐसे ही वाई ने एक चेक ड्रॉ किया है और वो एक्स के ऊपर, और वो किया उसने, लेट इट बी 60,000 70,000 कितना भी ले लो आप। ठीक है। तो दोनों बैंक्स का देखो, दोनों बैंक्स ने एक दूसरे के ऊपर चेक्स ड्रॉ किए हुए हैं। किसने कम ड्रॉ किया, किसने ज़्यादा का ड्रॉ किया। मीन्स दोनों बैंक्स ने एक दूसरे को पैसा देना है। अब देखो, अगर ऐसे पैसे देने लगे बैंक्स, तो ऐसे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैंक्स टू गिव मनी इन कैश, क्योंकि ये तो क्रेडिट पे ज़्यादा काम चलता है ना। सो जो सेंट्रल बैंक है क्या करता है ऐसे केसेस में? सेंट्रल बैंक के पास सारे बैंक्स के अकाउंट्स हैं, तो उसने दोनों बैंक्स में डेबिट क्रेडिट करके उसने ट्रांजैक्शंस को वहीं पे क्लोज कर देना है, सो डैट आपकी कोई कैश पेमेंट ना हो। दोनों बैंक्स का आपका जो है वो सेटलमेंट वो आपस में डेबिट क्रेडिट करके वो क्लियर कर देता है। ठीक है। नाउ कम्स आपका नेक्स्ट जो फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो आपका सेंट्रल बैंक का, वो कौन सा है? दैट इज़ योर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे बेसिकली क्या होता है, एक इकोनॉमी में क्रेडिट के कंट्रोल के ऊपर बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है आपका सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक के पास मतलब एक पावर है उनके पास कि जिससे वो एक इकोनॉमी में मनी कितनी सप्लाई करेगी, इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, वो उसके हाथ में एक पावर है। उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत क्वालिटेटिव भी हैं, क्वांटिटेटिव भी है, जिसके कारण वो मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। मींस अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो वो कैसे पैसे को रिड्यूस कर दें, कंट्रोल कर दें, और अगर एक इकोनॉमी में डिफ्लेशन है कैसे कर आपकी वो सिचुएशन को सॉल्व कर दें। तो एक इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आए ना डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आए, इकोनॉमी में पैसा स्टेबल चले, इतना फ्लो हो, सर्कुलेट हो, ये सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री परफॉर्म करती है। ठीक है। सो इसके बारे में आगे पूरी डिटेल में डिस्कशन है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो सेंट्रल बैंक्स के पास हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो अभी के लिए इतना ही है कि वो जो है सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत प्राइम रोल प्ले करते हैं कि इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन आए की सिचुएशन आए, ना डिफ्लेशन की सिचुएशन आए, स्मूथ फंक्शनिंग इकोनॉमी में चलती रहे। ठीक है। नाउ
we have already discussed about what commercial bank is and what central bank is, what are the various functions which are to be performed by the सेंट्रल बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम वो सब एक आपको आउटले सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, वो आपको मिल चुकी है. उसके बाद में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आपका डिफरेंस आता है दोनों बैंक्स के बीच में. समटाइम्स ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि दोनों का सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक कैसे एक दूसरे से अलग हैं, क्या डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है, क्यों हमें सेंट्रल बैंक अलग बनाना पड़ा और क्यों हमें कमर्शियल बैंक अलग बनाना पड़ा. तो चलो देखते हैं ना. पहले हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं. सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री. ऑल कमर्शियल बैंक्स वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. जैसे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो सेंट्रल बैंक हमने उसके जब फंक्शंस पढ़े हैं उसमें हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंकर भी है. मीन्स गवर्नमेंट को बैंक भी देता है, कमर्शियल बैंक्स को भी लोन देता है, गवर्नमेंट को भी फंड जब चाहिए हो तब उनको सप्लाई करता है. और जितने ये सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक के, और जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक की रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, इसलिए सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. ठीक है, अब आते हैं कमर्शियल बैंक पे. Commercial bank is a financial institution which accepts deposits from the general public and gives loans to the people. कमर्शियल बैंक का क्या काम है, वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट्स लेता है और जो जनरल पब्लिक को, लोगों को लोन भी देता है. ताकि वो किस लिए लोन देता है, ताकि उन लोगों ने अगर कहीं इन्वेस्ट करना है या उनके कंजम्पशन के लिए उनको कोई चीज़ उन्होंने जैसे उन्होंने एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, उन्होंने कोई अपना हाउस खुद बनाना है तो उसमें मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो उन चीज़ों के लिए आपको कमर्शियल बैंक लोन देते हैं. ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो सेंट्रल बैंक है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसकी डायरेक्ट डीलिंग पब्लिक से नहीं होती. इट डील्स विद द पब्लिक थ्रू कमर्शियल बैंक्स. एक पूरा आपका नेटवर्क है जिसके थ्रू पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करता है सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक में आप एज अ जनरल पब्लिक हम लोग डायरेक्टली अपना कोई उसमें अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, बट वी कैन डील विद कमर्शियल बैंक्स. सेंट्रल बैंक ने अपनी आगे बाइफिकेशन की हुई है, कमर्शियल बैंक्स को ये अथॉरिटी दी हुई है कि आप जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग करो, उनको उनके डिपॉजिट्स लो, उनके लोन्स करो. सो सेंट्रल बैंक deals with the public, does not deal with the public directly, but commercial bank deals with the public directly. ये आप पॉइंट एक और बढ़ा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. इट ऑल्सो रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी. आप लोगों ने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो हमारे सोर्सेज, व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मनी के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था. सबसे पहला सोर्स हमारा सेंट्रल बैंक है, देन हमारा कमर्शियल बैंक है, एंड थर्ड वन इज़ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री. सेंट्रल बैंक प्रिंसिपल सोर्स सप्लाई ऑफ मनी का क्यों है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास ही एक ऐसी मोनोपोली अथॉरिटी है कि वो करेंसी को इशू कर सकता है. इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी. वो सिर्फ करेंसी इशू ही नहीं करते या मनी को सिर्फ सप्लाई ही नहीं करते हैं इकोनॉमी में, बट उसको रेगुलेट भी करते हैं. मींस रेगुलेट इन द सेंस, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, और अगर डिफ्लेशन हो गई है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट से डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं. राइट, देन कम्स योर कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो है इट डज नॉट सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी डायरेक्टली. इकोनॉमी में मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक नहीं करता, पर वो इनडायरेक्टली सप्लाई करता है बाय वे ऑफ मनी क्रिएशन. ये आपने क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है. आप क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन के हिसाब से के थ्रू जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री. जो हमारे सेंट्रल बैंक है विच इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो जो है वो एक
अकेला, वो उसके पास पूरी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व्स है पूरी कंट्री के, वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। एंड देन कम्स योर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंट्री के रखे अपने पास, ठीक है। सेंट्रल नेक्स्ट कम सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक करेंसी को इश्यू करता है इकोनॉमी में, और एंड कमर्शियल बैंक्स डू नॉट इशू एनी करेंसी इन द इकोनॉमी। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सप्लाई करता है मनी, बट नॉट बाय वे ऑफ इशूइंग द करेंसी, बट थ्रू क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, राइट। देन लास्ट कम्स मेन फोकस ऑफ द सेंट्रल बैंक इज ऑन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है उसकी मेन कंसंट्रेशन किस चीज़ के ऊपर होती है? उसकी मेन कंसंट्रेशन या मेन फोकस जो है सेंट्रल बैंक्स का, उन हर कंट्री का, वो एक इकोनॉमी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। और जो आपकी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका मेन पर्पस क्या है? टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर कमर्शियल सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको पेपर में आ सकता है, एंड यू शुड ऑल नो। अगर आपको इस Today we will discuss the control of money supply or credit supply by the central bank or RBI in India। कि सेंट्रल बैंक या इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, वो हमने देखना है। सो देयर आर मेनी मेथड्स थ्रू विच commercial bank, central bank of a country can control money supply in the economy. These are broadly classified into two categories: quantitative method instruments and qualitative instruments. So quantitative instruments में क्या आता है? पहले हमारा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। एंड क्वालिटेटिव में आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन। ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब बेटा सबसे पहले आप पूछोगे कि मैम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? बेसिकली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो एक कंट्री का या एक इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे ओवरऑल एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, उसका फोकस इसी पे होता है। और वो कौन कौन से मेथड्स वो यूज़ करता है जिसके कारण वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अगर इकोनॉमी में आ रही है, इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसे वो मनी की सप्लाई को कम कर दे ताकि जनरल प्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज के हमारे स्टेबल हो जाएं, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा दे, ठीक है। सो देर आर 6 methods, there are 6 instruments in the hands of the central bank of the economy to tackle supply of money in the economy through this quantitative instruments। ये आपको मैंने नाम बताए हैं सारे, अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इनमें। अब दूसरा आता है हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? ये भी बेटा क्रेडिट कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी में। किससे? अब से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में तो ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ गए तो वो हम सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। बट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जो सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी है उसका जो फोकस है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर होता है इकोनॉमी में। उन सेक्टर्स के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट्स जो अपने यूज़ करते हैं जिसके बीच में हमारे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन आते हैं। सो ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैसे उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखते हैं। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें ओवरऑल जो है हमारी मनी सप्लाई इकोनॉमी में कैसे वो कौन कौन से मेथड से वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल करता है। सो इज बैंक रेट। सबसे पहला जो मेथड जो सेंट्रल बैंक के पास है वो है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है? इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स।
रिजर्व बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमी का, वो कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है। अब वो जो मनी लेंड करता है वो एक इंटरेस्ट किसी रेट पे देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज नोन एज अ बैंक रेट। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जब वो, क्योंकि पब्लिक डीलिंग डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के साथ तो होती नहीं है, वो तो कमर्शियल बैंक्स के साथ होती है। जब कमर्शियल बैंक्स लोगों के साथ, पब्लिक के साथ डील करते हैं, तो वो भी तो हम लोग, अगर उनसे हमने कोई लोन लेना है, एडवांस लेना है, तो दे चार्ज सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो डिपेंड करता है किस टाइप का बैंक ऑफ क्या रेट है। वो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, किस हिसाब से डिपेंड करेगा आपका बैंक रेट कमर्शियल बैंक्स का कैसा है। सेंट्रल बैंक के पास, उनके पास लेने की कैपेसिटी है लोन, अगर वो ज़्यादा होगा, वो बैंक रेट अगर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो जनरल पब्लिक से करेंगे वो भी ज़्यादा होगा। अगर बैंक रेट हमारा कम होगा, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को कम रेट पे लोन सेंट्रल बैंक दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो जनरल पब्लिक को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उनका कम होगा। सो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है एक कंट्री में, सेंट्रल बैंक्स जो है वो बैंक रेट के थ्रू वो कंट्रोल करते हैं। अब वो कैसे कंट्रोल करते हैं, ये देखो मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ये देखो, इसमें सबसे पहले अगर आपका बैंक रेट ज़्यादा, मीन्स कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन या एडवांस आपको सेंट्रल बैंक दे रहा है, कमर्शियल बैंक को ही रेट ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, तो उस कारण क्या होगा, कमर्शियल बैंक ने जब जनरल पब्लिक को देना है तो वो रेट ऑफ, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई कर देगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जब वो जनरल पब्लिक को हाई बढ़ाएगा, तब इसका मतलब जो आपका ये जो आपका जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, जो लोगों ने लोन्स एंड एडवांस की जो लेना है, उसमें जो क्रेडिट की कॉस्ट है वो बढ़ गई, जिसको हम क्रेडिट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वो भी बढ़ गई। उसके कारण अब जब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जब आपको ज़्यादा महंगी मिलेगी चीज़ें, जब आपको पैसा महंगा रेट पे मिलेगा, तो आपकी डिमांड फॉर क्रेडिट कम ऑब्वियसली करेगी, जनरल पब्लिक करेगी। जब आपकी डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगी, तो डिमांड, आपका लोन लोगों को महंगा मिल रहा है, तो लोग लोन कम लेंगे। उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमी में सप्लाई जो है मनी की वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कम लेंगे ना लोन जब वो महंगा मिल रहा है। इसके कारण क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है ऐसे कंट्रोल करती है आरबीआई। ऐसे ही अगर हम इसको उल्टा लेके चले, अगर बैंक रेट जो है वो कम कर दिया, अगर मान लो इकोनॉमी में पैसा नहीं है और इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ने या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ने इकोनॉमी में पैसा डालना है, तो उसमें क्या करेगी, बैंक रेट कम कर देगी। जब वो बैंक रेट कम करेगी तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा कम हो जाएगा, उसके कारण हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो हमारी डिमांड फॉर क्रेडिट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे को सस्ते पे लोन मिल रहा है। इससे क्या होगा, हमारी सप्लाई, मनी सप्लाई जो बढ़ जाएगी, इससे हमारी डिफ्लेशन की जो हमारी सिचुएशन है वो इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाएगी। सो इन दिस वे सेंट्रल बैंक जो सबसे पहला हमने इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट हमने डिस्कस किया है, बैंक रेट से ऐसे सेंट्रल बैंक्स अपने कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल होती है। इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है उसके पास 6 मेथड्स हैं, वो 6 इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में 6 मेथड्स हैं, उनके थ्रू वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं बात ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, वो आपकी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर सकती है। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सो इस केस में क्या होता है, जब वो गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज़ जैसी आपकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है वो ओपन मार्केट में सेल एंड परचेज करेगी, तो क्या होगा, अगर मान लो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं आपको इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है,
सेंट्रल बैंक या रिज़र्व बैंक, वो आपको बता रही हूँ। जैसे अगर मान लो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। लोगों से अगर आप पैसा थोड़ा सा लोगे तभी हमारा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कम होगी। तो अगर मान लो रिजर्व बैंक जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को सेल करेगा, जब वो सेल करेगा जनरल पब्लिक को, तो लोग क्या करेंगे? पीपल विल बाय, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है ही, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। पीपल विल बाय द सिक्योरिटीज। अब जब व्हेन पीपल विल बाय, तो ऑब्वियसली लोगों के जो पास जो पैसा है उनके हाथों में वो कम हो जाएगा। इट विल लीड टू सोक, इट विल सोक लिक्विडिटी। ठीक है, कम होगी ना लिक्विडिटी इकोनॉमी में, उसके कारण क्या होगा? जब लोगों के पास पैसा कम होगा, बैंकों में भी पैसा कम होगा, तो कैश रिजर्व्स कमर्शियल बैंक का कम हो जाएगा। जब कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक का कम हो गया, तो जब देखो, अब हमने पहले डिस्कस किया है कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, मनी कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रू कैश रिजर्व्स। मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट हमारे को जब कैश रिजर्व रेशियो पता है, जब हमारे को कैश रिजर्व हमारे कमर्शियल बैंक से कम हो जाएंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक्स की। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जब कमर्शियल बैंक्स की कम हो गई, तो उसके कारण आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम हो गई। जब मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन आप पे कंट्रोल होगी। सो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। अगर हम इसको दूसरी तरह से चले, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, तो ये उल्टा होएगा। अब क्या मार्केट में पैसा नहीं है? मार्केट में पैसा नहीं है तो क्या करेगी रिजर्व बैंक? गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक लोगों से परचेज करेगी सिक्योरिटीज। लोगों से जब परचेज करेगी सिक्योरिटीज, तो लोगों के पास, जब आप परचेज करोगे तो जनरल पब्लिक को आप पैसा दे के खरीद रहे हो ना। जब आप जनरल पब्लिक को पैसा दे के खरीद रहे हो, तो मीन्स रिजर्व सेंट्रल बैंक ने क्या किया? लिक्विडिटी रिलीज कर दी इकोनॉमी में। लिक्विडिटी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो कैश रिजर्व, ऑब्वियसली बैंक बैलेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, तो कैश रिजर्व हमारे कमर्शियल बैंक्स के बढ़ गए। कैश रिजर्व जनरल बैंक कमर्शियल बैंक से हमारे बढ़ने से हमारी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की बढ़ी। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ी, उसके कारण क्या हुआ? मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी, और उससे हमारी डिफ्लेशन की जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल हो गई। सो इस टाइप से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को इकोनॉमी में जो है कंट्रोल किया जा सकता है इस मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ योर रेपो रेट। अब रेपो रेट से कैसे आपके सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे आपकी मनी कंट्रोल करती, क्रेडिट कंट्रोल करती है, वो देखते हैं। रेपो रेट सबसे पहले होता क्या है? रेपो रेट इज़ बेसिकली वो रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देती है। और कमर्शियल बैंक्स लोन किसके अगेंस्ट लेते हैं? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट अगर लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, जौन से रेट पे उनको लोन मिलता है सेंट्रल बैंक से, दैट रेट इज़ नोन एज रेपो रेट। ठीक है, सो this is an important instrument through which central banks control the inflation or deflation situation in the country. अब हम देखते हैं कि रेपो रेट से कैसे वो करती है कंट्रोल। तो देखो, सबसे पहले अगर आपका रेपो रेट ज़्यादा है, अगर आपका रेपो रेट ज़्यादा होगा, तो मतलब कमर्शियल बैंक्स को जो लोन है सेंट्रल बैंक से वो महंगे रेट पे मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। कमर्शियल बैंक्स को लोन जब महंगा मिलेगा, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपकी वो ज़्यादा होगी, या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है आपकी वो ज़्यादा होगी। अब जब वो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स बेटा ज़्यादा लोन लेंगे, मांगेंगे ये सेंट्रल बैंक से, या कम, वो कम लोन करेंगे, मांगेंगे, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उनको महंगा लोन मिल रहा है। इसके कारण सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हो जाएगी और हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह अगर इसको ऑपोजिट वे में चलें, अगर हमने डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो रेपो रेट अगर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या
कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी कम हो जाएगी। उसके कारण डिमांड फॉर क्रेडिट जो है वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई, पैसे की सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगी और डिप्रेशन की हमारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। सो रेपो रेट से इस तरह आपका सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री वो क्रेडिट कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है एक इकोनॉमी के बीच में। ठीक है बेटा। रिवर्स रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट बेसिकली वो रेपो रेट होता है, वो एक इंटरेस्ट होता है जिसके बीच में आपकी कमर्शियल बैंक से लोन्स या एडवांस आपका सेंट्रल बैंक बोरो करता है। ठीक है, इससे भी आपकी ये मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिससे आपकी कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इकोनॉमी में आप कर सकते हो, सेंट्रल बैंक यूज़ करता है। सो इसमें देखो, अब ये इस मेथड में देखो आपका, अगर आपका रिवर्स रेपो रेट कम है, रिवर्स रेपो रेट कम होगा मींस कमर्शियल सेंट्रल बैंक को कम इंटरेस्ट पे लोन बोरो करने को मिल रहा है, तो कमर्शियल फंड्स विद कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम वो भी कम होगा। वो कम होने के कारण आपका यूज़ जो आपका सीआरआर फंड की तरह यूज़ हो रहा था आरबीआई में क्रेडिट क्रिएशन के लिए, वो आपका बढ़ गया। वो क्योंकि आपके जब फंड्स कमर्शियल बैंक के कम हुए तो वो आपका बढ़ गया, उसके कारण सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी में बढ़ी और डिफ्लेशन आपकी कंट्रोल होगी। ठीक है, ये डिफ्लेशन का था। और अब हमारा आ गया इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन के केस में बेटा हमारा क्या होगा, अगर आपका रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, ये गलती से एरो गलत लग गई है, इंक्रीज आएगी। ठीक है, डिक्रीज एरो नहीं होएगी। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट विल लीड टू इंक्रीज in the funds which are parked by the commercial banks with RBI to generate interest income। तो जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो हमारे फंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स भी हमारे, जिनके साथ वो कमर्शियल बैंक्स जिन फंड्स के साथ इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है वो भी बढ़ गया। उसके कारण यूज एज सीआरआर फंड्स हमारे जो आरबीआई के थे क्रेडिट क्रिएशन के लिए, वो हमारे कम हुए। इससे हमारी सप्लाई इकोनॉमी में मनी की कम हुई और जिसके कारण हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हुई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज योर कैश रिजर्व रेशो, या जिसको हम सीआरआर भी बोलते हैं। अब सीआरआर या हमारी कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, वो बेसिकली एक वो मिनिमम अमाउंट है डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक्स के साथ, जितना उनके पास मतलब टोटल डिपॉजिट्स जो पब्लिक डिपॉजिट्स आए हैं, टोटल पब्लिक डिपॉजिट्स जो हमारे पास आए हैं, उसका कुछ परसेंट रिजर्व कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है। वो जो परसेंट रिजर्व जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है, उस डिपॉजिट को वो हम परसेंटेज ऑफ कैश को कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। ठीक है, ये कैश रिजर्व रेशो जो है दैट इज मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, और इसके साथ भी हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल कर सकती है। अब ये देखो उसके ये कैसे करेगा, अगर आपकी सीआरआर ज़्यादा है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कैश रिजर्व जो है वो भी बढ़ जाएंगे, जो आपके कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक के साथ ही सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा पैसा उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के साथ कमर्शियल बैंक्स को, तो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में ऑब्वियसली कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी सीआरआर कम होगी तो उसके कारण कैश रिजर्व्स भी आपको कम रखने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक के साथ। कम रिजर्व रखने पड़ेंगे तो आपकी सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ गई, क्योंकि वो ज़्यादा क्रेडिट जनरेशन कर सकते हैं ना, मनी क्रिएशन ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं। मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई, उसके कारण हमारी डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इस टाइप से आपकी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन दोनों हमारी कंट्रोल। नेक्स्ट
लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम SLR भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक वो मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है अपने पास, वो कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज की फॉर्म में। ये वो मतलब जब कमर्शियल बैंक से लोगों के साथ डील करना है, लोगों को जब लोन्स एडवांस देना है, क्रेडिट देना है, उस सब चीज़ों से पहले इतनी मिनिमम परसेंटेज उनके पास होनी चाहिए, कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ेगी। ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है हमारी सेंट्रल बैंक की, एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो हर कमर्शियल बैंक को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो SLR जो है आपकी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री फिक्स करती है, और उसके अकॉर्डिंगली आप हर कमर्शियल बैंक को वो उतने परसेंटेज जो है वो अपने लिक्विड फॉर्म में, मीन्स कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अपना रखना पड़ेगा रिजर्व। ठीक है, सो इसमें देखो, इसमें कैसे कंट्रोल होती है हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, वो हम देखते हैं। अगर हमारी SLR बढ़ जाती है, SLR बढ़ जाती है तो मतलब लिक्विड एसेट्स कमर्शियल बैंक्स के बढ़ जाएंगे, तो कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। लिक्विड कैश बढ़ गया तो उसी कारण क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर CRR डिपॉजिट विद RBI वो कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली उनको ज़्यादा रखना पड़ेगा ना अपने पास लिक्विड कैश, तो उनके पास मनी जो है जनरेशन के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए वो कम हो गई। उसके कारण क्या है, हमारी सप्लाई ऑफ मनी कम हुई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हुई तो इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल होगी। ऐसे ही अगर हमारा SLR हमारा कम हो जाता है तो उसके कारण हमारे लिक्विड एसेट्स विद कमर्शियल बैंक्स वो कम हो जाते हैं, रिजर्व उनको कम रखना पड़ेगा। तो CRR डिपॉजिट्स के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा, कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मनी क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगी, तो सप्लाई ऑफ मनी भी इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगी। सो ऐसे इस मेथड से डिफ्लेशन हमारी इकोनॉमी में कंट्रोल होता है। ठीक है, नाउ कम्स क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करने के बाद में अब बारी आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या मनी कंट्रोल। ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अब होते क्या हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करता है ये इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कुछ सेक्टर्स के, इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं, सबके ऊपर एक ट्रेंडन नहीं होता है, कुछ सेक्टर्स के ऊपर वो फोकस करते हैं। उनमें हमारी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्रेडिट कंट्रोल की वो डिस्कस करेंगे, ये आएंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों टाइप की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कम्स इज मार्जिन कंट्रोल रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है ये इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट वो होता है जो आपने अगर आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया हो, ये बात कभी पूछी हो कि जब वो लोन लेते हैं तो उनको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अगर वो उन्होंने बड़ा लोन लेना है उनको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो क्या वो सिक्योरिटी जो लोन उन्होंने लेना है और जो सिक्योरिटी जो वो दे रहे हैं उन दोनों के डिफरेंस में कुछ फ़र्क है या नहीं है? अब ये देखो, उसमें फ़र्क होता है। हमारी जो सिक्योरिटी जो हम ऑफ़र करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो हमारा लोन हम ग्रांट करता है जो हमारे को कमर्शियल बैंक, उसकी वैल्यू कम होती है। उसका डिफरेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ए पर्सन ने लोन अप्लाई किया, लेट इट बी फॉर 50 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपीज़ के लिए उन्होंने लोन अप्लाई किया, और उन्होंने जो अपनी सिक्योरिटी ऑफ़र की है उसके लिए सिक्योरिटी जो ऑफ़र की है उन्होंने, वो उसकी करंट वैल्यू मान लो आप लगा लो 75 लाख्स है।
अब देखो जो इसमें मार्जिन, जो आपकी सिक्योरिटी हमने दी है, उसने ए ने ऑफ़र की है बैंक को, वो 75 लाख रुपीज़ की उसकी करंट वैल्यू है, और लोन जो उसने अप्लाई किया है वो 50 लाख रुपीज़ का है। सो अब देखो 75 लाख और 50 लाख के बीच में 25 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं हम। जो हमने वैल्यू जो हमने सिक्योरिटी जो ऑफ़र की है उसकी करंट वैल्यू, और जो हमने लोन जितने के लिए ऑफ़र किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसका हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इससे आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल कर सकता है। अब वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये देखो आप नीचे मैंने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से, जैसे अभी तक आपको सारी कोशिश की है उससे समझाऊं, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी मैं उसी से समझा रही हूँ आपको। अब देखो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, 75 लाख्स की हमारी सिक्योरिटी है और 50 लाख रुपीज़ का लोन है, 25 लाख है। अगर हमारी वो मार्जिन हमारा ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमारा मार्जिन ज़्यादा है तो हमारे को सिक्योरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी और हमारे को अमाउंट लोन का कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड हमारी कम हो जाएगी क्रेडिट की, क्योंकि हमारे को महंगा लोन मिल रहा है। जब हमारी डिमांड क्रेडिट की कम हो जाएगी तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कम सप्लाई करेंगे क्रेडिट लोगों को, क्योंकि लोग मांगेंगे ही, डिमांड ही कम है तो सप्लाई भी तो कम ही होगी ना। फिर कमर्शियल बैंक्स के पास इतनी डिमांड है ही नहीं, उनकी सप्लाई भी कम होगी। उसके कारण क्या हो, हमारी सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में जो है वो कम होगी, क्योंकि जब अब आपके पास क्रेडिट ही नहीं है, लोग उधार लोन ही नहीं लेंगे, कम लोन लेंगे, तो आपकी मनी की सप्लाई जो है इकोनॉमी में ओवरऑल कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो ऐसे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री ऐसे इसको यूज़ करता है और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। अब मान लो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, पहले केस में हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट 75 लाख का सिक्योरिटी थी और 50 लाख का लोन हमने अप्लाई किया। अब मान लो अगर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है, 75 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी पे आपको 70 लाख रुपीज़ का लोन मिल जाता है अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको जो लोन है वो सस्ता मिल रहा है। लोन सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। जब सस्ती चीज़ मिलेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी कमर्शियल बैंक ज़्यादा करेगा, लोन वो ज़्यादा देगा। जब सप्लाई ज़्यादा देगा तो इकोनॉमी में सप्लाई मनी की ज़्यादा हो जाएगी, पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में। सप्लाई मनी जब ज़्यादा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी तो हमारी डिफ्लेशन से सिचुएशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन हमारी कंट्रोल होगी। अगर हमने आरबीआई ने इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, और अगर आपकी डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आ गया हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट हमारा अलग नेक्स्ट मेथड आ गया, सेकंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आ गया क्रेडिट कंट्रोल का। Rationing of credit या credit rationing basically is a measure used by the central bank to limit or deny the supply of credit by fixing credit quota for different business activities। जो हमारी different business activities हैं, अलग अलग तरह की business activities हैं, उनके लिए जो आपकी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक क्रेडिट कोटा फिक्स कर देता है कि इतना ही लोन आपको मिलेगा, उसी लोन की सप्लाई बढ़ा देता है, ये कम कर देता है फॉर पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो जो मेथड है दैट इज़ योर क्रेडिट राशनिंग। इसमें बेसिकली बेटे ये क्या होता है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो क्रेडिट कोटा फिक्स करता है कुछ स्पेक्यूलेटिव तक, मतलब चेक करने के लिए अपनी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़। अब स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ आपकी वो होती है जिस चीज़ में अब आज की डेट में आप कोई एसेट खरीदते हो, कोई चीज़ आप खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, कोई भी सामान आप खरीदते हो विद द मोटिव टू सेल देम इन फ्यूचर टू अर्न प्रॉफिट्स। इन चीज़ों को हम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ कहते हैं।
नॉर्मली वैसे ज़्यादातर ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, के ऊपर चेक रखने के लिए यूज़ करता है। बट ये क्रेडिट कोटा और भी बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए यूज़ करता है। डिफरेंट इसमें सबके लिए एक जैसा नहीं होता, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ऊपर ये अप्लाई होता है, कुछ के ऊपर नहीं अप्लाई होता। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इससे भी हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों कंट्रोल हो जाती है। अब वो देखो कैसे होती है। अब देखो, मैंने आपको पहले बोला डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस होगी है तो उसके कारण क्या होगा, जब क्रेडिट राशनिंग मतलब एक कोटा फिक्स हो गया क्रेडिट कोटा, तो सप्लाई जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट सप्लाई जो है कम हो जाएगी। क्रेडिट सप्लाई कम होगी तो सप्लाई ऑफ मनी भी इकोनॉमी में कम होगी। ऑब्वियसली जब क्रेडिट की सप्लाई कम होगी है तो मनी सप्लाई कम होनी है, उसके कारण हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही अगर उसके ऑपोजिट चलो, कोई किसी एक्टिविटी के ऊपर, बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर क्रेडिट राशनिंग लगी हुई है, क्रेडिट कोटा फिक्स हुए हैं, अगर हम विड्रॉ कर देते हैं, क्रेडिट कोटा अब कोई नहीं है, उसको हम विड्रॉल कर लें हमने क्रेडिट राशनिंग का, तो उसी कारण क्या हुआ, उस एक्टिविटी के लिए कमर्शियल बैंक ज़्यादा सप्लाई करेंगे क्रेडिट को जब वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, हमारी डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इस तरीके से दोनों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्रेडिट राशनिंग से ऐसे सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री कंट्रोल करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, थर्ड कम्स मॉरल सुएशन। अब मॉरल सुएशन एक ऐसा मेथड है, अलग नेक्स्ट मेथड है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है यूज़ करके अपना इकोनॉमी की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब मॉरल सुएशन, इन दिस मेथड द सेंट्रल बैंक यूजेस इट्स मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन द कमर्शियल बैंक्स. It includes the advice, suggestion, request and persuasion with the commercial banks to cooperate with the central banks. Inflation or deflation in the country can be controlled with this instrument. अब ये कौन सा मेथड है, मॉरल सुएशन के मेथड में क्या होता है, इसके बीच में कुछ वो एज सच जो है सेंट्रल बैंक कोई अपना कोई मतलब किसी चीज़ में कोटा फिक्स नहीं करता है या किसी चीज़ की मार्जिन नहीं बढ़ाता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं यूज़ करता है, बट वो एक कहता है कि अपना एक मॉरल इन्फ्लुएंस या अपने वो कमर्शियल बैंक्स को मॉरली वो अपग्रेड करता है कि आप जो एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट या जो भी वो परसुएशन, जो भी उसकी सेंट्रल बैंक जो भी अपनी गाइडलाइंस दे रहा है, जो भी अपनी गाइडलाइंस देता है कमर्शियल बैंक्स को, टू फॉलो दैट गाइडलाइंस सो दैट and ask the commercial banks to cooperate with the central bank so that the economy should be in a stable position, inflation or deflation is controlled in the economy. ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, अब जैसे सेंट्रल बैंक क्या कहता है, जब हमारे को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, जब हमारे को इन्फ्लेशन की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सिचुएशन आ रही है, हमने उसको कंट्रोल करना है, मींस मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, तो उस टाइम में कमर्शियल बैंक्स को अपने आप वो लोन्स को रिस्ट्रिक्ट कर लें। और जब डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, मतलब पैसा नहीं है इकोनॉमी में, उस टाइम वो लिबरल हो जाए लोन्स देने में, सो डैट दोनों आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों की सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाए। ठीक है बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.